बच्चों 9th क्लास में यह लेसन नंबर 1 आपका चला हुआ है, जहां हम पहुंच गए हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। अभी तो हम देख रहे हैं बच्चों, जो अपनी कोई भी पदार्थ अपने आसपास है उसकी अवस्थाएं किस प्रकार चेंज होती हैं। अभी हमने जल की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया कि टेम्परेचर के द्वारा, तापक्रम के द्वारा, तापमान घटने और बढ़ने से किसी भी पदार्थ की अवस्था चेंज हो सकती है। जैसे हम जल को गर्म करें, जैसे हम जल को ठंडा करते हैं बच्चों तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है, और गर्म करते हैं तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जल की जो अवस्था है वो द्रव्य होती है, उसको हम ठोस में बदल सकते हैं, उसको हम गैस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं कि दाब परिवर्तन का प्रभाव। जिस प्रकार ताप परिवर्तन का प्रभाव पदार्थ पर पड़ता है, क्या दाब परिवर्तन का भी प्रभाव बच्चों इसी प्रकार पदार्थों पर पड़ता है, या उसकी विभिन्न अवस्थाओं पर दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, जिसको हम आसानी से समझ लेते हैं। कैसे कि किसी सिलेंडर से में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। ताप के बढ़ने और तापमान घटने से जो गैसीय अवस्था है वो किस में बदल सकती है? द्रव अवस्था में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? ड्राई आइस। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये ठोस से सीधे गैस में आ जाती है। इस कारण इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ या ड्राई आइस कहते हैं। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर इसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है बच्चों, अगर इसको उच्च दाब पर जो है संग्रहित किया जाता है, बनाया जाता है, तो ये जो ठोस अवस्था है ये द्रव अवस्था में नहीं आती, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के कारण तय होती हैं। और अगर टेम्परेचर के कारण होती हैं, ताप के कारण होती हैं, तापमान कारण होती हैं, तो उसमें एटमॉस्फेयर अर्थात दाब का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो ठोस से द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाती हैं, ठोस से डायरेक्ट सीधे गैस में बदल जाती हैं, गैस से जो ठोस अवस्था में आ जाती हैं, तो उसमें इसका प्रेशर का भी, दाब का और तापमान का, दोनों का प्रभाव बच्चों बहुत अधिक पड़ता है। इस प्रकार अब हम आगे चलते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ठोस से द्रव में जा सकते हैं, द्रव से गैस में। तीर के निशान दोनों तरफ लगे हैं, इधर भी और इधर भी। ठोस से द्रव और द्रव से गैस, किंतु गैस से फिर ठोस भी आ सकते हैं और ठोस से द्रव में। तो इस प्रकार ये चक्र जो है साइकिल बराबर चलती रहती है। तीनों अवस्थाओं में पदार्थों का तीनों अवस्थाओं में पदार्थ जो हैं आपस में बदलते रहते हैं, ठोस से द्रव और द्रव से गैस में। आगे आता है बच्चों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, तो हम उसका जो है धीरे धीरे वाष्पीकरण होने लगता है। कैसे समझ सकते हैं इसको? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसके बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? अभी तक हमने बच्चों यही पढ़ा है कि द्रव अवस्था को अगर वाष्प अवस्था, गैसीय अवस्था में बदलना है तो उसको टेम्परेचर देना होगा, तापमान बढ़ाना होगा या उसका दाब बदलना होगा। किंतु इसके अतिरिक्त कोई ऐसा उदाहरण भी है हमारे चारों तरफ जिसमें कोई द्रव अवस्था सीधे गैस अवस्था में पहुंच जाती है, जिसके बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। जैसे हम जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों आपने देखा होगा कि जल को आप कहीं भी रख दें, किसी भी स्थान पर रख दें, तो उसकी मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाती है। उसको गर्म भी मत करिए। आगे चल रहे हैं बच्चों, उसको जो है गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप जो है कहीं भी किसी स्थान पर रख दें तो उसकी मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। आपने ये देखा होगा बच्चों, हम सूखे कपड़ों को सुखाते हैं, सूखे कपड़ों को नहीं, गीले कपड़ों को सुखाया जाता है,
तो उसका जो जल है जो उसमें भरा हुआ है तो वो कहाँ चला जाता है? सोचा कभी आपने बच्चों? वो कहाँ चला जाएगा? किंतु कपड़े सूख जाते हैं तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, जबकि हम उसको टेम्परेचर भी नहीं दे रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का दाब भी नहीं है, किंतु वो धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है, धीरे धीरे वो सूख जाता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक में कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें बच्चों ना तो टेम्परेचर दिया जाता है और ना ही दाब में परिवर्तित किया जाता है, और किसी स्थान पर रखा हुआ जल धीरे धीरे कम होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है वो सूख भी जाता है। जैसे गीले कपड़े रखने पर धीरे धीरे वो सूख जाते हैं, जल वाष्पीकरण होकर के बिना टेम्परेचर दिए जल का वाष्पीकरण हो जाता है और जल समाप्त हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना टेम्परेचर और दाब के भी द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी आपको बताया गया है कि सभी जो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते रहते हैं, जो कभी रुकते नहीं हैं, ना ही उनको रोका जाता है। निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। और क्वथनांक में कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अभी आप देख रहे हैं कि वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, अर्थात वाष्पीकरण कम या ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये आप देख रहे हैं। क्षेत्रफल के कारण जो है वाष्पीकरण का प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि के कारण वाष्पीकरण का प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता में कमी, अर्थात नमी कम है या अधिक है, इसका वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। वायु की गति में वृद्धि, इसका जो है वाष्पीकरण पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर वायु तेज है तो वाष्पीकरण की गति भी तेज होगी। आर्द्रता में कमी है तो वाष्पीकरण तेज होगा। तापमान में वृद्धि है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार ये ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब हम सैनिटाइज का प्रयोग करते हैं बच्चों, आप देख रहे हैं, या लेडीज़ जो है नेल पॉलिश लगाती हैं और थिनर से नेल पॉलिश को अपने हाथों से साफ़ किया जाता है, नाखूनों से साफ़ किया जाता है। अगर उन पदार्थों को हम अपनी हथेली पर, हाथ पर रखते हैं तो हमें थोड़े समय पश्चात बहुत ही शीतलता, ठंडक महसूस होती है। उसका कारण क्या है कि वो आसपास की नमी को सोख लेता है, वो जो है आसपास की नमी को सोख लेते हैं, और नमी की सोखने के कारण तुरंत जो है हमें एक शीतलता महसूस होती है। जैसे आजकल हम बच्चों सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, हाथों को हैंड वॉश करते हैं सैनिटाइज़र में या सैनिटाइज किया जाता है, तो हमें एक ठंडक सी महसूस होती है, क्योंकि इसमें स्पिरिट का या अल्कोहल टाइप जो पदार्थ होते हैं उनसे सैनिटाइज ये का निर्माण होता है, और ये हमारे जिस स्थान पर हम इसको लगाते हैं उस स्थान की नमी को ये सोख लेते हैं या कम कर देते हैं, जिससे हमें उसकी नमी को कम कर देते हैं और हमें उसी वाष्पीकरण के कारण शीतलता महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा तेज़ धूप वाले जो गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो इसमें और उदाहरण क्या है ये आप समझ सकते हैं कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में हम सूती कपड़ा अधिक पसंद करते हैं, जिससे जो सूर्य की गर्मी है वो हमारे शरीर को नुकसान ना दे, तो इसी कारण और हमारे शरीर में शीतलता बनी रहे। शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जितना पसीना आता है उससे हमें बच्चों शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर आसपास में ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के कारण उसमें ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है
और हम जैसे सूती कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और हमें उन्हीं कपड़ों में शीतलता महसूस होती है। इसलिए हम गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। और बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? आप जब ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज में रखा हुआ पानी पीते हैं और गिलास में उसको रखते हैं, तो दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है कि पानी ठंडा है, क्योंकि बाहर जो है हल्की बूंद सी उसमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी में के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में बच्चों बाहर गिलास और बर्तन में दिखाई देता है। आप अगर कोई ठंडा पानी ज़्यादा लेते हैं तो बाहर बर्तन के बाहर हमें नमी उसमें इसी कारण दिखाई देती है। एक बार और समझ लीजिए बच्चों कि वायु में जो उपस्थित जल वाष्प है, जल की जो बूंदें हैं की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। भाई गिलास में ठंडा पानी है, बाहर की जो जल वाष्प की जो ऊर्जा है वो इतनी ठंडी नहीं है, किंतु जैसे उसके संपर्क में आएगी तो यह जो है उसके संपर्क में आकर कम हो जाती है और इस द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। तो यह वायुमंडल की जलवाष्प पर निर्भर होता है और वही जलवाष्प की अवस्था तुरंत जो है द्रवीय अवस्था में बदल जाती है संपर्क में आने पर, और यही वाष्प हमें बूंदों के रूप में बर्तन के बाहर दिखाई पड़ती है। बच्चों, लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में ये आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर, जो भी क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं ये बताए जाएंगे और आपने इसमें क्या क्या सीखा है ये आपको बताया जाएगा। आज ये 9th क्लास का लेसन नंबर 1 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।